गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अब जो वीडियो मांगता है लोगों को क्यों नहीं दे रहा है? तुम वीडियो आजकल डाल ही नहीं रहा है टेलीग्राम में। कहाँ डाला है? ये तुम 25 तारीख को आखिरी डाला है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ ठीक है। देखो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट ले जाके छोड़े थे, प्लास्टिक सेक्शन पर ले जाके छोड़े थे। नहीं, थोड़ा सा फिगर को हम फिर से एक बार यहां पर बनाते हैं, ठीक है? देखिए, देखो कैमरा कैसे फिट किया, यहां तक आ गया फिर भी दिख रहा है बोर्ड। ये सेक्शन था आपका, है ना? अब जो है इसमें हम लोग देखे थे क्या कल, ये स्टेज देखे थे ना, जब हर एक फाइबर जो है हमारा एक्सट्रीम यानी ईल्ड स्टेज पे चला गया था। ये था ना, सबको याद आ रहा है? जी सर। नोट्स भी चाहिए क्या स्टील में? है? यस सर। बट पढ़ा रहा है, लिखता नहीं अपने से। क्या करेगा नोट्स लेके? बीटेक में काम आएगा सर। है? अभी जो पढ़ाते हैं स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसको लिखते नहीं हो? सर स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो लिखने के समय उतना अच्छा से दिखाई नहीं देता है। अरे तो बड़ा भी तो हो सकता है। यस सर, जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो दिखाई नहीं देता है सर, जूम होता है लेकिन फट जाता है सर। पता नहीं चलता सर कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। यस सर, आप बड़ा लिखिए सर। आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होगा सर। यस सर। चल ठीक है, रिपोर्ट कीजिए सर जल्द से जल्द। जल्द से जल्द गरीब आदमी को बोलता है डिजिटल बोल लेते हैं। कितना मुश्किल से तुम क्लास ले रहे हो ऑनलाइन। आप ही तो बोले थे सर डिजिटल बोर्ड आएगा। अभी ऐप, सर यार आप ऐसा बोल रहे हैं, आप गरीब हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी देखो ऐप बनाने में बहुत खर्च हो गया। गूगल पे आ गया है ऐप, लेकिन तुम लोग अभी लिंक नहीं दिए क्योंकि उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। अभी गूगल पे आ गया है, कल ही आ गया था, लेकिन तुम लोग को लिंक नहीं भेजे हैं। कल तक और अपडेशन होगा तब लिंक भेजेंगे, ठीक है ना? अभी सर्च भी करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि 2-3 डाउनलोड ही हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं है डाउनलोड। भेज दीजिए ना सर, करेंगे डाउनलोड। अरे तो कुछ है नहीं अभी ना उसमें, क्या देखोगे? कुछ काम तो करने दो। कल ट्रायल होगा, ये लाइव क्लास का कल ट्रायल करेंगे। कल लाइव क्लास का ट्रायल होगा, अगर चलेगा तो फिर हम लोग को देंगे लिंक, है ना? ऐप बनवा लिए हैं, अब हम डिजिटल बोर्ड लेंगे। 1 महीना रुक जाओ, फरवरी के लास्ट में ले लेंगे या मार्च में ले लेंगे, ठीक है ना? सर तब तक तो एग्जाम ही आ जाएगा सर। तब तक हम लोग निकल जाएंगे। एग्जाम जून के पहले नहीं होगा सर। ऑफलाइन क्लास क्या चीज? ऑनलाइन क्लास सर, ऑनलाइन? ऑफलाइन क्लास चल रहा है सर। हाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ऑफलाइन क्लास बंद ही कहाँ किए थे? हम चला ही रहे थे। हम बंद ही नहीं किए, सोचे कोरोना से लड़ जाना है इस बार, ठीक है ना? अभी बहुत सारा इंस्टीट्यूट बंद हो गया था सर रांची में। लेकिन हम बंद नहीं किए थे, हम लगातार कंटिन्यू चला रहे थे। और हमको लगता है जब ये कोरोना काल था ना, उसी में सबसे ज्यादा एडमिशन लिए हम अभी पिछला 2-3 महीना में, ठीक है? अभी ऐसा बैच का हालत ऐसा है कि मतलब बेंच पे जगह भी नहीं मिलता। अभी तुम लोग अपना आराम से घर में पढ़ रहे हो ना, और यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि मतलब बहुत मुश्किल से लोग बैठता है। अभी तो तुम लोग का ऑनलाइन के क्लास के चक्कर में भी ये रात में 8 बजे बैच नहीं तो रात में 8 बजे मेरा आखिरी बैच बनता है ऑफलाइन में। ये भी तक बैच है ना सर? हाँ ये भी बैच ही है। ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है ना, थोड़ा मार धाड़ होता है ना। तुम लोग को तो पीट नहीं सकते, तुम लोग बहुत दूर दूर है।
ठीक है ना? ठीक है, देखते हैं, आज कोशिश करते हैं बड़ा बड़ा लिखने का, है ना? क्योंकि हम लिखते ही इतना है ना कि बड़ा लिखेंगे तो तुरंत तुरंत स्क्रीनशॉट हो जाएगा, है कि नहीं? सारा इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं बोर्ड पे। सर थोड़ा सा बड़ा करने का जरूरत ठीक है, हम आज कोशिश करते हैं, आदत से लाचार हैं लेकिन हम आज कोशिश करेंगे, है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, ओके सर। तो देखो ये हम लोग लास्ट देखे थे कल कि ये जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम था, जब हर एक फाइबर हमारा मैक्सिमम यील्ड पे पहुंच गया था, है ना? जब हर एक फाइबर मैक्सिमम यील्ड पर पहुंच गया था तब स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा हो गया था कि हर फाइबर जो है अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया है। कहने का मतलब ऐसा है कि अब इसके ऊपर अगर कोई लोड लगाएगा, इस सेक्शन के ऊपर अगर लोड कोई लगता है तब ये सेक्शन उस लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना? ये सेक्शन उस लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना? तो कहने का मतलब ऐसा हो गया, व्हेन ईच फाइबर reaches to its maximum its yield stress, then section is known as प्लास्टिक सेक्शन। तब इस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक सेक्शन कहते हैं। मतलब हर फाइबर जो है, हर फाइबर हमारा यील्ड स्ट्रेस पे जा चुका है, ठीक है? अब अगर फर्दर इस पे कोई लोडिंग करेगा, अगर कोई फर्दर लोड इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये सेक्शन अब उस लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना? इफ फर्दर एनी लोड is applied on this section, then section cannot resist that load। तब सेक्शन उस लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे पास एक बीम है, लोड लग रहा है और जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हर में यील्ड स्ट्रेस तक डेवलप हो गया है और लोड लगा रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि जितना भी यहाँ था फाइबर, जो फाइबर दिख रहा है, हर फाइबर मैक्सिमम लोड ले लिया है। अब उससे ज्यादा लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है? ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अब एक ऐसा हो जाएगा, मतलब इसको अगर लोड लगाएंगे ना तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। आगे दिखाएंगे कैसे बेंड होगा, लेकिन अभी समझिए कि ये जब अब और लोड लगेगा तो कोई फाइबर तो अब लोड ले नहीं सकता है। जितना वो लोड ले सकता था, हर एक फाइबर जितना लोड ले सकता था उतना लोड हम लोग इसको प्रोवाइड कर दिए। तब चूंकि ये उससे ज्यादा लोड ले नहीं सकता है, तब जैसे ही कोई फर्दर लोड अप्लाइड होगा तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा, मतलब बेंड कर जाएगा किसी एक पॉइंट से। तो जिस पॉइंट के अबाउट ये बेंडिंग होगा उस पॉइंट को हम लोग हिंज बोलते हैं। मतलब जैसे एक दरवाजा है तो दरवाजा में आपका लगा रहता है हिंज, वैसे मुड़ते हैं तो मुड़ता है, तो हिंज लगा हुआ रहता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग लोड लगाएंगे तो अगर ये मुड़ गया तो ये सीधा मुड़ जाएगा ऐसा, तो एक हिंज की तरह काम करेगा। तो दैट पॉइंट अबाउट विच सेक्शन बेंड इज नॉन एज प्लास्टिक हिंज, या फिर बोल सकते हैं एक इमेजिनरी हिंज। वहां हिंज तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि उस पॉइंट के अबाउट वो बेंड किया है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक हिंज बोलते हैं, है ना? या रस्टी हिंज बोलते हैं हम लोग उसको। तो द पॉइंट अबाउट विच बड़ा लिख रहे जी, अबाउट विच the section bend is known as plastic hinge और रस्टी हिंज, या इसको हम लोग रस्टी हिंज भी बोलते हैं। अब प्लास्टिक हिंज क्या है? ये ऑर्डिनरी हिंज की तरह नहीं है, ये एक इमेजिनरी हिंज है ना? प्लास्टिक हिंज
is an imaginary hinge। इमेजनरी हिंज, ये होगा नहीं, मतलब दिखेगा नहीं, लेकिन जिसके अबाउट बेंड कर रहा है तो वो आपको एक हिंज कहलाएगा। अब देखिए यहां पर कि अब इस केस में अब आप ये जो फॉर्मूला है m इक्वल टू एफ जेड, हम लोग जो कल इसका यूज कर रहे थे एफ जेड का, ये फार्मूला का यहाँ यूज नहीं कर सकते हम लोग। हमने कहा था दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन, दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। जब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका लीनियर होगा तभी ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहां पर स्ट्रेस क्या हो रहा है, यहां पर स्ट्रेस हो रहा है कांस्टेंट, है ना। तो हम लोग यहां लिखेंगे दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड टू कैलकुलेट मोमेंट फॉर प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तब इसका मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो कहने का मतलब है कि यह वह सिचुएशन है ना, यह वह सिचुएशन है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका सेक्शन इक्विलिब्रियम में जा चुका है। अब इससे थोड़ा सा भी आगे आप लोड बढ़ाते हैं, इफ वी फर्दर इंक्रीज द लोड, ये रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, इट कैन नॉट रेसिस्ट, देन सेक्शन कैन नॉट रेसिस्ट दैट लोड, दैट इज सेक्शन बिकम्स इनस्टेबल। सेक्शन जो है हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, सेक्शन अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन पूरा इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है। दिस सिचुएशन इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इस पे जो भी फोर्स लग रहा है ऊपर नीचे, टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में जितना टेंशन लग रहा है उतना ही कंप्रेशन लग रहा है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं एट प्लास्टिक स्टेट जब बोलेंगे तो आपको समझना है कि पूरा फाइबर में इल स्टेज जा चुका है। एट प्लास्टिक स्टेट द सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। सेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ नेट फोर्स ऑन द सेक्शन बिकम जीरो एंड सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है हमारे पास, यहां पर फोर्स है, ऊपर है हमारा कंप्रेशन फोर्स ऑफ कंप्रेशन, ऊपर में फोर्स ऑफ कंप्रेशन लग रहा है, और नीचे क्या है सेक्शन में, यहां पर फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है, फोर्स ऑफ टेंशन लग रहा है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हियर, फोर्स ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्स ऑफ टेंशन। अब जो है कहने का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब टेंशन फोर्स इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स हो रहा है। अब हमको नहीं पता है कि ऊपर एरिया क्या है। मान लेते हैं ये एरिया हमारा A1 है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो न्यूट्रल एक्सिस बीच में ही होगा। लेकिन मान लो कि कोई और दूसरा सेक्शन है, तो ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है। तो टेंशन फोर्स जब निकालेंगे हम लोग, तो टेंशन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, एंड दिस विल बी स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहां पर कैसा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया, एंड दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस इनटू एरिया। तो आप देखिए टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब क्या, यहां पर सभी फाइबर तो Fy पर ही है ना, ऑल फाइबर जो है वो इल स्ट्रेस पे है। तो कहने का मतलब कि Fy इनटू इस तरफ एरिया को हमने क्या माना है, एरिया माना है A1। तो A1 इक्वल टू इधर भी क्या है, सारा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस भी Fy पर है, एंड दिस इज A2। तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल हो गया। सो A1 बराबर A2, इसीलिए A1 क्या होगा, A2 के बराबर होगा। कहने का मतलब ऐसा हुआ
कि जब प्लास्टिक स्टेट में हमारा सेक्शन चला जाएगा तो जो न्यूट्रल एक्सिस है, दैट न्यूट्रल एक्सिस कट द इंटायर एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो कि यहां से निकल के आया। हम क्या बोले, द सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेक्शन इक्विलिब्रियम में चला गया क्योंकि अब जो है उससे थोड़ा सा भी लोड बढ़ाएंगे तो ये सेक्शन ब्रेक कर जाएगा। तो सेक्शन ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है टेंशन साइड में और कंप्रेशन साइड में, ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए हैं। तो इक्वल हो गए, तो जब इक्वल किया हमने तो क्या आ गया, A1 इक्वल टू A2। मतलब ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस था, जिसको हमने न्यूट्रल एक्सिस माना था, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया है A1 और नीचे जो एरिया है A2, ये दोनों एरिया हो गया है इक्वल। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस था, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल एक्सिस क्या कर रहा है कि इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। दिस न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड द इंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। हेंस यहां से ये पता चला, हेंस द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड hence the neutral axis divide entire cross section into two equal areas, ठीक है। तो that neutral axis which divide the area into two equal areas known as plastic neutral axis। मतलब वह न्यूट्रल एक्सिस जो इंटायर एरिया को दो बड़ा भागों में बांटता है, उस एक्सिस को हम लोग प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन मिल गया आपको। क्या है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वह न्यूट्रल एक्सिस है जो क्या करता है, इंटायर एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम है, फिर दूसरा पोर्शन बताएं। इसका फोटो खींच लो ना, सबका PDF बना के डाल देना ग्रुप में। हाँ ठीक है, ठीक है ना, हो गया। अब देखो, अब ये डिफिनेशन आ गया हमें प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मतलब हो गया वह न्यूट्रल एक्सिस जो इंटायर एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कि अब हमको निकालना है प्लास्टिक मोमेंट। अब जो फार्मूला M इक्वल टू Fz है, उस फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ क्या बोल रहा है, उस फार्मूला का यूज यहां पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस फार्मूला का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर हो। जब आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर होगा, तभी आप उस फार्मूला का यूज कर पाते हैं। तो आप अगर प्लास्टिक मोमेंट निकालना चाहते हैं आप, तो प्लास्टिक मोमेंट आप किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। तो प्लास्टिक मोमेंट निकालेंगे, प्लास्टिक मोमेंट इसको हम लोग MP से लिख लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंट निकाल लेंगे हम लोग, मोमेंट एट टेंशन साइड प्लस लिख लेंगे मोमेंट एट कंप्रेशन साइड। दोनों तरह के मोमेंट को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको प्लास्टिक मोमेंट मिल जाएगा MP इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है कि यहां का मोमेंट क्या है।
तो मोमेंट बराबर क्या होता है आप जानते हैं, मोमेंट बराबर फार्मूला होता है, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सीजी ऑफ सेक्शन, या फिर आप कहो कि एरिया मोमेंट निकालना है आपको, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग प्लास्टिक मोमेंट निकालना चाह रहे हैं, टोटल मोमेंट निकालना चाह रहे हैं, पूरा सेक्शन हमारा जो है वो जा चुका है प्लास्टिक स्टेट में। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है इसका सीजी यहाँ पर है, इसका जो है सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है इस न्यूट्रल एक्सिस से वो मान लो कि y1 है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा एरिया A2, इसका सीजी यहां पर है और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो y2 है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे मोमेंट, तो फोर्स चाहिए। फोर्स मतलब क्या चाहिए आपको, फोर्स का मतलब है स्ट्रेस इंटू एरिया, Fy इंटू y1 A1, ये Fy स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू क्या, तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड सीजी ऑफ सेक्शन। तो ये एक्सिस है और ये सीजी है, इसके बीच का डिस्टेंस को हमने माना है y1 प्लस आप क्या लिखोगे Fy इंटू A2 इंटू y2, ठीक है। अब देखो क्या था, एरिया बराबर हम लोग लिख सकते हैं, टोटल एरिया बराबर लिख सकते हैं A1 प्लस A2, ठीक है। सिंस A1 जो है अभी भी मैंने बताया था A1 जो है वो A2 के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर A बराबर आप क्या लिख सकते हो 2A1 या 2A2 लिख सकते हो, इसीलिए A1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो A/2 और या फिर लिख सकते हो A2, A1 बराबर A/2 टोटल एरिया का आधा, या इक्वल A2 बराबर ये लिख सकते हो A/2। अब यहां से आइए, देयरफॉर प्लास्टिक मोमेंट MP इक्वल टू क्या हो जाएगा Fy इंटू A/2 इंटू y1 प्लस क्या हो जाएगा Fy इंटू A/2 इंटू y2, ठीक है। ये आपको यहां से मिल जा रहा है। अब देखिए क्या होगा कि MP इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, MP इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यहां से देखिए Fy और A/2 कॉमन है दोनों में, इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग A/2 और दिस इज y1 प्लस y2। अब इस पूरा टर्म को हम लोग एक नया टर्म देंगे इनटू ZP। तो MP बराबर ये फॉर्मूला आ गया Fy इंटू ZP, वेयर ZP इक्वल टू क्या लिखा हमने, वेयर ZP इक्वल टू लिखा है A/2 इंटू y1 प्लस y2। दिस इज नॉन एज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, दिस इज नॉन एज प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सिर्फ Z रहता था तो वो सेक्शन मॉडुलस होता था, बट यहां पर ये देखिए Z की जगह कुछ और आ गया, Z का फॉर्मूला होता था IYY, लेकिन इसका फॉर्मूला कुछ A/2 इंटू y1 प्लस y2। वेयर y1 क्या है, वेयर y1 है डिस्टेंस ऑफ CG और y2 भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG है। अब देखिए यहां से आपको प्लास्टिक मोमेंट मिल गया MP इक्वल टू क्या मिल गया Fy इंटू ZP। इस प्रकार से आप प्लास्टिक मोमेंट निकाल सकते हो, है ना, इस तरह से आप प्लास्टिक मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम लोग नया देखते हैं, नया टॉपिक, है ना। सर हाँ सर तो इसको सर हम लोग लीवर आर्म भी तो कर सकते हैं, A/2 इंटू लीवर आर्म हो जाएगा नहीं? हाँ बिल्कुल, ये लीवर आर्म है, y1 प्लस y2 इज आल्सो लीवर आर्म। यस सर। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दे क्या, जी सर। हाँ देखो ZP मतलब क्या हो गया, ZP मतलब हो गया एरिया का हाफ इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, जो नहीं जानते हो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। लीवर आर्म जो होता है वो आपका कंप्रेशन साइड का CG और टेंशन साइड का जो CG है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज लीवर आर्म। इस डिस्टेंस को हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन शेप फैक्टर। आज बड़ा बड़ा लिख रहे हैं जी, सही है सर। सही है।
हम फोटो खिंचवा दे रहे हैं ना, छोटा भी लिखेंगे तो तुमको पीडीएफ में भिजवा देंगे, ठीक है। शेप फैक्टर देखो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट। यील्ड मोमेंट और प्लास्टिक मोमेंट के रेशियो को हम लोग शेप फैक्टर बोलते हैं। तो शेप फैक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, शेप फैक्टर बराबर लिख सकते हैं प्लास्टिक मोमेंट बाय यील्ड मोमेंट, ठीक है, प्लास्टिक मोमेंट बाय यील्ड मोमेंट, ये शेप फैक्टर का फार्मूला आ गया। अब देखो तो शेप फैक्टर इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट मतलब MP बाय My यील्ड मोमेंट, ठीक है। अब यहां से देखिए कि आप प्लास्टिक मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक मोमेंट को लिख सकते हैं Fy इंटू ZP बाई आप लिखेंगे Fy इंटू Z। My को कल बताए थे, यील्ड मोमेंट बराबर क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉडुलस, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो शेप फैक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ZP बाय Z। ZP क्या हो गया, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और Z क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। ये हो गया शेप फैक्टर। अब शेप फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करेगा, है ना, पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, इतना छोटा बड़ा बड़ा लिखवा रहा है तुम लोग, लो स्क्रीनशॉट। पढ़ा पा रहे हैं जी, स्टिल कमजोर है मेरा, हो गया। खींचो और ग्रुप में भेजते जाओ। सीरियल से रहेगा क्या, तब प्लास्टिक मोमेंट जो है वो किस किस बात पे निर्भर कर रहा है ना। तो प्लास्टिक मोमेंट डिपेंड कर रहा है यील्ड स्ट्रेस पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और CG का डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है ना। प्लास्टिक मोमेंट जो है कि वो 2-3 चीज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक CG पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है आपका ZP पे डिपेंड कर रहा है। या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि MP बराबर क्या आ गया, सॉरी, अच्छा चलो फिर से शेप फैक्टर की तरफ जाते हैं, फिर इसको लाते हैं। शेप फैक्टर बराबर क्या हो गया, MP बाय My। MP जो है ये यील्ड मोमेंट, सॉरी प्लास्टिक मोमेंट जो है वो यील्ड मोमेंट के बाद मिला था ना, प्लास्टिक मोमेंट जो है वो यील्ड मोमेंट के बाद मिला था, यानी पहले यील्ड आएगा फिर प्लास्टिक आएगा। तो कहने का मतलब है कि प्लास्टिक में जाने का मतलब है कि हर एक फाइबर जितना लोड ले सकता था वो उतना, जितना रेसिस्ट कर सकता था उतना हमने स्ट्रेस दे दिए। तो MP जो है, इफ मान लेते हैं कि MP जो है वो 5 किलो न्यूटन मीटर का है, मान लेते हैं, तो My जो होगा ऑब्वियसली उससे कम होगा। सपोज दिस इज 2 किलो न्यूटन मीटर, होगा कि नहीं, किसी को कोई डाउट है तो बोलेगा। अगर MP आपका 5 किलो न्यूटन मीटर है तो My जो है वो ऑब्वियसली उससे कम होगा, क्योंकि यील्ड मोमेंट आपको मिला था प्लास्टिक मोमेंट के पहले। यील्ड मोमेंट का मतलब था सिर्फ एक फाइबर जो है हमारा, सिर्फ एक फाइबर वो अपना मैक्सिमम पे चला जाता है तो वो यील्ड मोमेंट में आ जाता है। लेकिन प्लास्टिक मोमेंट कहता है कि हर एक फाइबर को अपने मैक्सिमम स्ट्रेस पे जाना पड़ेगा या यील्ड स्ट्रेस पे जाना पड़ेगा, तभी जो है वो क्या होगा कि प्लास्टिक मोमेंट में आ पाएगा। मतलब प्लास्टिक मोमेंट में जो आपका बेंडिंग मतलब मोमेंट रेसिस्टिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगा,
एज कंपेयर टू यील्ड मोमेंट। इसीलिए हमने प्लास्टिक मोमेंट के लिए 5 किलोन्यूटन पर किलोन्यूटन मीटर लिए और यील्ड मोमेंट के लिए हमने 2 किलोन्यूटन मीटर लिए। ठीक है, अब अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, सेफ फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो सेफ फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा? तो सेफ फैक्टर के लिए हमको क्या करना होगा कि इस दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। सेफ फैक्टर के लिए हमको क्या करना होगा? 5/2 करना पड़ेगा। सो दिस बिकम 2.5। ये यूनिट लेस होगा। यूनिट लेस होने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि दोनों का सेम सेम यूनिट है, सो दैट कैंसिल टू ईच अदर, और ये जो है यूनिट लेस एक हमको वैल्यू मिल जाए। स्टिल तो बहुत लोग पढ़ा हुआ, कोई ये बता सकता है कि ये जो सेफ फैक्टर है ये क्या कहना चाहता है? तो बता सकता है? नहीं, कुछ अंदाज लगाओ। सर प्लास्टिक मोमेंट सर अंदाज से बोल रहे कि सर इतना लोड में सर कि वो सेक्शन सेफ रहेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। सर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। नहीं, वो तो एमपी हो गया सिर्फ। अच्छा चलो हम बताते हैं। देखो क्या हम लोग फार्मूला बहुत रटते हैं, फार्मूला रटने का आदी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या बताना चाह रहा है। एक्चुअली देखिए क्या है कि ये ब्रेक करता कहां पे? 5 किलोमीटर मीटर पे। हम लोड लगा रहे हैं कहां पे? 2 किलोमीटर मीटर पे। मतलब अभी अगर सोचे हम लोग तो इतना टाइम्स लोड कैरिंग कैपेसिटी और है सेक्शन के पास, है कि नहीं? 2.5 टाइम्स लोड कैरिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू यील्ड स्ट्रेस या एज कंपेयर टू यील्ड मोमेंट। जब यील्ड पे हमारा जब सेक्शन पहुंचा था उसके कंपेयर में अगर देखें तो 2.5 गुना लोड अभी और ले सकता है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ दिए वहीं पर। अगर हम लोग इसको डिजाइन करेंगे इलास्टिक थ्योरी से, इफ वी डिजाइन द सेक्शन फ्रॉम इलास्टिक थ्योरी दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो हम लोग जो है हम लोग का जो कैपेसिटी होगा उस सेक्शन का लेने का वो कैपेसिटी होगा 2 किलोमीटर मीटर, जबकि ये सेक्शन 5 किलोमीटर मीटर तक ले सकता था। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि इसके पास रिजर्व है और स्ट्रेंथ, और ये ले सकता है, रिजर्व है। अगर जिसके पास जितना ज्यादा रिजर्व होगा वो सेक्शन हमारे लिए उतना बेकार सेक्शन होगा, है ना? क्योंकि वो तो रिजर्व रख रहा है, हमको तो दे नहीं रहा है। तो जितना कम रिजर्व उसके पास होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए सेक्शन, है ना? तो सबसे कम सेफ फैक्टर किसका होता है, किसी को पता है? सबसे कम सेफ फैक्टर किसका होता है, किसी को पता है? सर्कल का। नहीं, और कोई? और कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, तो स्टिल नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, देखो सबसे कम सेफ फैक्टर जो अभी हम निकालेंगे भी, सबसे कम सेफ फैक्टर आई सेक्शन का होता है। आई सेक्शन का सेफ फैक्टर सबसे कम होता है 1.14। मतलब जितना लोड लेने का कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा 14%, 14% ही 1.12 से 1.14 तक होता है। तो 12 से 14% ही वो रिजर्व कैपेसिटी है उसके पास। उसके बाद वो सारा का सारा कैपेसिटी को वो लोड लेने में यूज कर देता है। तो जब सबसे ज्यादा उसका सबसे कम रिजर्व कैपेसिटी, तो वो सबसे अच्छा सेक्शन हमारे लिए। इसीलिए आप बीम जब भी देखते हैं स्टील बीम, तो कौन सा सेक्शन रहता है? आई सेक्शन रहता है। ऑलवेज जब भी हम लोग स्टील बीम बनाना चाहते हैं, आप गर्डर बनाओ, बीम बनाओ, जो बनाओ, तो आप हमेशा देखते हैं कि आई सेक्शन इज यूज्ड बिकॉज आई सेक्शन हैव मिनिमम सेफ फैक्टर, मींस रिजर्व लोड कैरिंग कैपेसिटी वो उसका सबसे कम होता है। इस वजह से आई सेक्शन को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो यील्ड में जाने के बाद मैक्सिमम लोड जो है और फाइबर को प्रोवाइड कर देता है। वो फ्लेंज की वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है ना? तो ये जो है सेफ फैक्टर रिप्रेजेंट द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन। रिजर्व strength of section, that is
larger the value of shape factor, larger the value of shape factor, weaker the section, weaker the section। ये शेप फैक्टर था। अब हम लोग देखते हैं कि अल्टीमेट लोड क्या होता है ना, व्हाट इज अल्टीमेट लोड। सपोज करते हैं कि यहां पर एक इस तरह का सेक्शन हमारे पास है, ये 3 स्ट्रिंग है या 3 रड है ना, रड है जिनका एरिया, तीनों का एरिया सेम ले लेते हैं ना, ए। यहां पर एक लोड लगा दिया W, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसका फोर्सेस, उस मेंबर में लगने वाले फोर्सेस को इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके नहीं निकाल सकते। तो ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। मान लो सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अभी हम लोड को यहाँ पर नहीं ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इक्वेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी में जाना पड़ेगा हमको। तभी हम सिर्फ ये समझा रहे हैं। देखिए ये जो लोड है इस पे डायरेक्टली लग रहा है, ये सेक्शन पे, ठीक है। तो लोड जो लग रहा है अभी ये सब लिए हुए हैं, सब एक रखे हुए हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हम लोग हर में लोड निकालते तो पता चल जाता, ठीक है ना। अब ये लोड को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तब जो लोड को इंक्रीज करेंगे तो ये सबसे ज्यादा लोड ले रहा है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा। यानी इसका नाम दे दो OABC। तो OB रड जो है, OB इट रीचेज टू इट्स मैक्स, टू इट्स यील्ड फर्स्ट। इन तीनों में ये सबसे पहले, ये सबसे ज्यादा लोड ले रहा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस पे डेवलप हो रहा होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेस जब डेवलप हो रहा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो है हमारा, ये सेक्शन पहले यील्ड पे चला जाएगा। अब जब हम लोग इलास्टिक सेक्शन का बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो सेक्शन है हमारा उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें से एक कोई भी मेंबर जो है वो अपने मैक्सिमम पे जा चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डिजाइन नहीं करेंगे, हम लोग समझेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम लोड है। मान लो कि W को हम इंक्रीज करा के W1 पे ले आए, तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि यही ये मैक्सिमम लोड ले सकता है। लेकिन नहीं, अभी क्या है कि आप लोड को और बढ़ाएंगे तो अभी ये दोनों जो है, ये दोनों यील्ड पे नहीं पहुंचा है, ये दोनों तो लोड ले सकता है। तो आप क्या है कि आप लोड बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो स्ट्रेस होगा वो अपने मैक्सिमम पे जाके वहीं पर हो जाएगा, सिर्फ उसमें अब डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, सिर्फ डिफॉर्मेशन होगा। यील्ड पे जा चुका है उसका सारा फाइबर। अब जब लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों जो है लोड ले रहा था, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, मान लो लोड U लगा दिए हम या लोड WU लगा दिए हम। इस WU लोड पे क्या होगा कि अब जो है सारा स्ट्रेस इन दोनों में सेम, ये हम लोग थीटा लिए हैं तो दोनों में लोड भी सेम होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये दोनों जो है अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा, मतलब यील्ड पे चला जाएगा। जब ये तीनों रड जो है अपने मैक्सिमम यील्ड पे पहुंच जाएगा या यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये जो सेक्शन हमारा फेल होने वाला है। मीन्स कहने का मतलब है जब each member of the structure reaches to its plastic state, then we can say that the section may fail। अब जो है सेक्शन हमारा फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए कि W था, W से W1 हुआ, W1 से WU हुआ। ये जो लोड है, दिस लोड इज अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड, तो अल्टीमेट लोड क्या है, लोड एट विच ऑल मेंबर्स रीच टू इट्स प्लास्टिक स्टेट। हर मेंबर जो है वो प्लास्टिक स्टेट में जा रहा है, हर मेंबर जो है वो प्लास्टिक स्टेट में चला गया है। इसका मतलब है कि ये और लोड ले सकता था, लेकिन हम लोग उसको दे नहीं रहे थे।
मतलब ये और लोड ले सकता था, इतना ही स्ट्रक्चर में, इतना ही स्टील में ये और लोड ले सकता था। मींस डिजाइन इन प्लास्टिक स्टेट इज एन इकोनॉमिकल डिजाइन, है ना। डिजाइन इन प्लास्टिक स्टेट, डिजाइन इन प्लास्टिक स्टेट इज एन इकोनॉमिकल डिजाइन। क्या होगा? ये इकोनॉमिकल डिजाइन होगा, है ना। ठीक है, तो ये अल्टीमेट लोड था। यहां तक समझ गए? इसको हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। हो गया? सर हाँ, सर आप बोले कि वो लोड मतलब प्लास्टिक स्टेज में चला गया सर, तो और लोड वो कैसे ले सकता सर, ले सकता था? क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज हो गया ना सर, उसके बाद तो वहां से तो वो मतलब बैंड या फिर फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा ना सर। वो अकेला रहता तो फेल्योर हो जाता, लेकिन अकेला नहीं है, बाकी दो लोग और लोड ले सकते हैं। वो दोनों मिलके ले रहा है, उसको छोड़ दिया है, वो डिफॉर्म हो रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, वो टूटेगा नहीं क्योंकि बाकी दो मेंबर और है उसके साथ। ठीक है सर। मान लेते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं छोटा सा, आप लोग उसका आंसर देंगे। यहां पर एक लोड लग रहा है, सपोज PU अल्टीमेट लोड लग रहा है, और इन सबके क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है 9 mm स्क्वायर। हर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? 9 mm स्क्वायर है, ठीक है ना। ये 45 एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। FY जो है हर के लिए वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है हर मेंबर का। चूंकि हम लोग कल ही हम बोले थे कि जो भी काम करेंगे हम लोग, वो काम हम लोग करते हैं किसके लिए? तो हमारा जो काम होता है वो होता है माइल्ड स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील का क्या होता है कि यील्ड मोमेंट जो मतलब सॉरी यील्ड स्ट्रेस जो होता है हर केस में वो क्या होता है? सेम, मतलब FY बराबर सेम होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको निकालना है यहाँ पर कि जो अल्टीमेट लोड है या कोलैप्स लोड, अल्टीमेट लोड इज आल्सो नोन एज कोलैप्स लोड। तो फाइंड कोलैप्स लोड, या हम फिर बोलते हैं फाइंड अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड और कोलैप्स लोड। चलो बताओ इसका आंसर, 2 मिनट का समय देते हैं। हो गया? तो आंसर बताएगा? कोई नहीं बताएगा? देखो हम क्या बोले थे कि जब कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड पे जाएंगे तो हर एक जो मेंबर होगा वो यील्ड स्ट्रेस पे होगा। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स बराबर होगा स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। सो दिस स्ट्रेस इज व्हाट? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 9 mm स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 2250 न्यूटन। ये फोर्स इस पे लग रहा है, यही फोर्स इस पे भी लगेगा। क्लियर? किसी को डाउट है? वही फोर्स इस पे भी लगेगा, वही फोर्स इस पे। कोई आवाज नहीं दे रहा है क्या? नहीं सुन रहा है? सर एंगल से कोई लेना देना नहीं है सर। एंगल से क्या लेना देना? अभी एंगल से हाँ सर हमसे गलत है क्या? बनाए थे। जी सर 9000 आया है लेकिन बोले नहीं होंगे।
गलत है, अभी देखो, अभी ये तो फोर्स आया, मतलब हाँ। 4 एरिया है 9। हाँ, सबका एरिया तो सेम है ना। जी सर, तो 4 इंटू 9 इंटू 250 करके बनाए थे, तो ये गलत है। हाँ, अभी देखो, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा हुआ है। अब देखो कि हमको पीयू निकालना है ना, तो इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा, इसका भी कंपोनेंट इधर ब्रेक होगा, इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर, सबका इधर कंपोनेंट ब्रेक होगा नहीं। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये क्या है 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़ दीजिए। पीयू बराबर, ये तो सीधा है, पीयू बराबर 2250 प्लस ये क्या हो जाएगा 2250, इधर ब्रेक करेंगे तो cos 30, और इधर से इसको भी ब्रेक करेंगे तो cos 30, सो मल्टीप्लाई विथ 2, इसका हो जाएगा 2250 इंटू cos 60 और मल्टीपल बाई 2। नाउ दिस विल बी द आंसर 2250 1 प्लस 2 cos 30 प्लस 2 cos 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो आंसर आएगा ये √3/2 कर दी जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2250 1 प्लस √3 2√3। अब इसको सॉल्व कर लेने का, ये न्यूटन इतना है न्यूटन, ये आपका कॉलैप्स लोड हो जाएगा पीयू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। इरेज कर दें। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लेके चलना होगा। तो ये हमारा एक ग्राफ था कल, ठीक है ना। तो ये यील्ड स्ट्रेस था, और उसके नीचे जो है वो सेफ स्ट्रेस है, सेफ स्ट्रेस बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रेस, है ना। सेफ स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब यील्ड स्ट्रेस के नीचे जो भी है वैल्यू वो सेफ स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस कहलाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी रिटन एज FY by F। ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब जो है अगर ये किसके लिए हुआ, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हुआ ये डक्टाइल मटेरियल के लिए हुआ, डक्टाइल मटेरियल स्टील के लिए हुआ। अगर हम इसी को ब्रिटल मटेरियल के लिए करते, ब्रिटल मटेरियल के लिए मतलब जैसे कंक्रीट हो गया, एग्जांपल क्या हो गया कंक्रीट हो गया, तो कंक्रीट के केस में क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आएगा, लाइक दैट। आपको कंक्रीट के केस में नहीं पता चलता है कि ये कब ब्रेक करेगा, ये कोई फिक्स जगह पर ब्रेक नहीं करता क्योंकि ये ब्रिटल नेचर का होता है। इस वजह से इसका जो है मतलब क्या होगा कि इसका जो है यील्ड नहीं पता चलता, ये कभी भी आगे ब्रेक कर जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। अब यहां से एक टर्म डिफाइन होता है जिसको मार्जिन फैक्टर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं हम लोग, है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये सिर्फ जो है ब्रिटल के लिए डिफाइन होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये ब्रिटल मटेरियल के डिफाइंड है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर ब्रिटल मटेरियल, ये सिर्फ ब्रिटल मटेरियल के लिए डिफाइंड होगा।
एंड दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1, फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1। कितना मार्जिन है ब्रिटल मटेरियल में हमारे पास, वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक हमारे पास और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर कि हम कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज नॉन एज लोड फैक्टर। लोड फैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो लोड फैक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं, लोड फैक्टर इक्वल टू डिफाइन होता है हमारा कि अल्टीमेट लोड, ये अल्टीमेट लोड कितना ले सकता है, मैक्सिमम लोड क्या ले सकता है। अल्टीमेट लोड कहाँ लेगा, ये अल्टीमेट लोड लेगा प्लास्टिक सेक्शन में जाके, क्योंकि ये स्टील है। तो अल्टीमेट लोड क्या ले सकता है, अल्टीमेट लोड क्या ले सकता है कोई सेक्शन वो, और वर्किंग लोड क्या है वो, वर्किंग लोड क्या है वो, इन दोनों के रेशियो को हम लोग लोड फैक्टर बोलते हैं। अल्टीमेट लोड कहाँ लेगा, तो प्लास्टिक मूवमेंट के केस में लेगा, तो प्लास्टिक मूवमेंट लिख सकते हैं बाय वर्किंग मूवमेंट लिख सकते हैं, या सेफ मूवमेंट लिख सकते हैं, या सेफ मूवमेंट लिख सकते हैं आप, सेफ मूवमेंट। तो लोड फैक्टर बराबर दिस, तो लोड फैक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट MP बाय सेफ मूवमेंट M। सो MP क्या लिख सकते हैं आप, FY इंटू ZP, और इसको लिख सकते हैं F इंटू Z, है ना। तो आप लोड फैक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, FY बाई F इंटू ZP बाई Z। ये क्या हो गया, ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ये क्या हो गया, सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर। तो लोड फैक्टर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड सेफ फैक्टर। क्लियर है। सर ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये किसी भी ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है या फिर सिर्फ कंक्रीट के लिए? ब्रिटल मटेरियल, कोई भी ब्रिटल मटेरियल नहीं होगा। कंक्रीट हमने एक एग्जांपल दिया ब्रिटल मटेरियल का, ये ग्राफ ब्रिटल मटेरियल के लिए, नॉट फॉर कंक्रीट। जो भी ब्रिटल नेचर का होगा उसके लिए ये होगा। क्लियर है ना। अब देखो अब हम लोग सेफ फैक्टर निकालेंगे ना अलग अलग केस के लिए, एक दो केस में बता देता हूँ, फिर जो है हम लोग उसका वैल्यू लिख लेंगे। ये सारा बताने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको वो डेरिवेशन पूछेगा नहीं। एक दो बता देते हैं ताकि तुम लोग को ये नहीं लगे कि सर को नहीं आता है। तो देखिए सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर फॉर डिफरेंट शेप। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। मान लेते हैं हमारे पास एक सेक्शन है, ये बी है, ये डी है, ये। अच्छा देखो क्या है कि अगर सेक्शन सिमेट्रिकल है तो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को हमने कल डिफाइन किया था, द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी
is known as elastic neutral axis or simply neutral axis, while the neutral axis which divide the entire cross section area into two equal halves is known as plastic neutral axis. So for the symmetrical section or the geometrically symmetrical section, plastic neutral axis and elastic neutral axis coincide to each other, है ना। अगर आपके पास ऐसा कोई सेक्शन है जो सिमेट्रिकल है, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जैसे कि स्क्वायर सेक्शन है, जैसे कि सर्कुलर सेक्शन है, और भी जो भी सेक्शन है जिसमें मतलब सिमेट्री हो, उसको काटने के बाद ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में सिमेट्री नहीं आएगा, एक तरफ ट्रेपेजियम बन जाएगा, एक तरफ ट्रायंगल बन जाएगा, तो उस केस में नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर सेक्शन हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है, यहाँ लिख देते हैं हम पहले, इफ सेक्शन इज सिमेट्रिकल, if section is symmetrical, then elastic neutral axis and plastic neutral axis will coincide to each other, दोनों एक दूसरे के coincide हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना सेट फैक्टर। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो देखो, सबको बताना है। आपको बताना है इस क्वेश्चन के लिए, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। बना दो सभी लोग। आंसर बताएगा, बन जाएगा तो ब्लू क्यों दिख रहा? ब्लू दिख रहा ना? हाँ? कोई बताएगा? बोलो। कमेंट करो, कमेंट। सर बता रहे हैं, रुकिए 2 मिनट। हमें बता दें क्या? टाइम वेस्ट हो रहा लग रहा है। क्या ये सुशांत? सुशांत हाँ सर। बताइए। सर आप बीमार है इसलिए केवल वीडियो देख रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर 2.5
देखते हैं, हमको तो आंसर नहीं पता है। देखिए प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब मैं क्या बताया आपको। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब मैं आपको बताया है कि वह लाइन जो इंटायर एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। कोई जरूरी नहीं कि वो न्यूट्रल एक्सिस होगा ही, क्योंकि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का मतलब है सीधी से पास होना, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इस फ्लैंज का एरिया, फ्लैंज है और ये क्या है, वेब है। तो फ्लैंज का एरिया है 20 इंटू 10 और वेब का एरिया है 20 इंटू 10। मतलब एक लाइन ऐसा हो सकता है, ये लाइन जो लाइन दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो इसको तो कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं था। अगर हम इसको हार्ड बना देते, दोनों को अलग अलग एरिया दे देते दोनों का, तब ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता, फिर आपको सोचना पड़ता कि कैसे निकालेंगे। लेकिन अभी इस केस में दोनों तो सेम है, तो दिस इज द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अब इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालना है आपको। इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस निकालने का मतलब यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ, सॉरी, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का आपको पोजीशन निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, जो नहीं जानते वो सीखिए। कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक आप ऑरिजिन चूज करते हैं। ऑरिजिन आप चूज करते हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी डिस्टेंस वहां से मेजर करें वो मेजरेबल हो, मतलब हमको पहले से पता हो, तभी वो आप उसको ऑरिजिन लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है, अगर एरिया सिमेट्रिकल है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो एक्सिस जरूर ओरिजिन में लेना है। तो ये जो एरिया है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो x हमारा 0 हो जाएगा। y1 निकालेंगे, a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ये निकल जाएगा। अब a1 क्या है, a1 मान लो इसको 1, इसको मान लो 2, इसका CG पहले निकालिए। इसका CG क्या होगा, इसका आधा पे होगा, रेक्टेंगुलर है, तो दिस इज y1। और इसका CG जो है यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, तो ये होगा 5 mm पर। लेकिन आपको डिस्टेंस कहाँ से लेना होता है, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे आप वो ओरिजिन से मेजर करेंगे। तो दिस इज y2 फ्रॉम द ओरिजिन, जहाँ ओरिजिन लिया वहीं से सारा डिस्टेंस मेजर करना है। सो एरिया a1 जो है वो हो गया 20 गुना 10 और y1 हो गया यहाँ से 10। एरिया a2 क्या हो गया, 20 गुना 10 और y2 हो गया यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो ये है 20 और ये 5 25 बटे 20 गुना 10 प्लस 20 गुना 10। 20 गुना 10, 20 गुना 10 ऊपर से कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, तो ऊपर देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10 प्लस 25 बाई 2, तो ये हो गया 35 बाई 2, सो दिस इज 17.5। अच्छा, तो ये यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा कितना, CG का डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से 17.5। तो ये CG है, इस सेक्शन का पूरा सेक्शन का CG ये है। जो CG से लाइन पास होगा दैट लाइन इज न्यूट्रल एक्सिस। अब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इसके बीच का डिस्टेंस देखिए कितना, यहाँ से 20 है और यहाँ से 17.5 है, तो दिस इज 2.5 mm। सो द करेक्ट आंसर इज, आंसर क्या हो गया 2.5। ठीक था, ओके गुड। अब आते हैं हम लोग वापस यहाँ पर। हम लोग को निकालना है क्या, शेप फैक्टर फॉर डिफरेंट शेप, और उसमें से मैंने पहला शेप जो लिया है दैट शेप इज रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों कोइंसाइड कर देगा, क्योंकि ये सेक्शन सिमेट्रिकल है और ये सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं था, इसलिए ये दोनों कोइंसाइड नहीं किया। तो यहाँ पर ये जब कोइंसाइड कर जाएगा तो यही प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है और यही आपका न्यूट्रल एक्सिस भी है। तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा वो दो बराबर भागों में बटेगा, d/2 और ये भी d/2 होगा। ठीक है, अब जब शेप फैक्टर निकालते हैं तो शेप फैक्टर का फॉर्मूला होता है ZP/Z, और Z का फॉर्मूला क्या होता है, I/Y। Y मैक्सिमम लेना है आपको, यानी एक्सट्रीम फाइबर का लेना है आपको Y। तो I क्या होगा इसका, रेक्टेंगुलर सेक्शन का I क्या होता है, ये B है ये D है, तो I बराबर इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, PD³/12। और Y मैक्सिमम लेंगे हम लोग, तो Y मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज Y मैक्सिमम, और Y मैक्सिमम हो गया d/2। इस प्रकार से आपका Z का वैल्यू आ जाएगा, Z आ जाएगा PD³/12 इंटू d/2। सो ये हो गया 6 और ये हो गया d कट गया, यहाँ से d² बचेगा PD²/6। सो दिस इज Z। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ZP। ZP बराबर क्या होता है, a/2 इंटू y1 प्लस y2, एंड y1 और y2 क्या है, यहाँ इसका जो CG होगा उसका डिस्टेंस दिस इज y1, और यहाँ जो इसका जो CG होगा उसका डिस्टेंस दिस इज y2। तो देखिए ये फिर क्या है, अपने आप में एक रेक्टेंगल है, तो ये अपने आप में रेक्टेंगल है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा d/2 का आधा मतलब d/4, एंड ये भी ऊपर तरफ भी सेम ही है, इसलिए दोनों y1 y2 सेम हो जाएगा।
एरिया बराबर क्या हो जाएगा इसका, एरिया निकालिएगा पूरा रेक्टेंगल का तो बी इंटू डी। सो सेफ जेड पी निकालेंगे आप तो बी इंटू डी बाई 2 इंटू डी बाई 4। सो दिस इज बी डी स्क्वायर बाई 8। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सेफ फैक्टर निकालना है। तो सेफ फैक्टर बराबर क्या होता है, जेड पी बाई जेड। सो दिस इज बी डी स्क्वायर बाई 8 बाई बी डी स्क्वायर बाई 6। ये बी डी स्क्वायर का गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो गया, सॉरी। देखो यहां जब जोड़ोगे y1 प्लस y2 को तो जोड़ने पर आपको d बाई 2 मिलेगा। सो दिस विल बी bd स्क्वायर बाई 4, दिस विल बी 4। ये क्या हो गया 6 बाई 4। सो दिस इज 1.5 हेंस सेफ फैक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 1.5। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बार बार सेफ फैक्टर नहीं निकालेंगे, जे लेवल पे नहीं पूछता, आप समझ गए कि इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है ना, अब देखो इसका एक्सक्रीज लिख लेंगे हम लोग। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेफ फैक्टर में लिख लेते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। आप असिस्टेंट इंजीनियर या फिर आईएएस का एग्जाम लेंगे तो पूछता है रिवीजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेफ फैक्टर अभी आप जेई का दे रहे हैं। आई सेक्शन का सबसे कम होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। आई सेक्शन का जो है सेफ फैक्टर वो जो होगा वो होगा 1.12 से लेके 1.14 तक। तो दिस इज द सेफ फैक्टर ऑफ आई सेक्शन। उसके बाद होता है होलो सर्कुलर सेक्शन, ये हो गया आई सेक्शन, दिस इज आई सेक्शन। फिर दूसरा हो जाएगा होलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, होलो सर्कुलर सेक्शन। दिस इज सेफ फैक्टर, इसका सेफ फैक्टर होता है 1.27। फिर आपके पास है रेक्टेंगुलर सेक्शन या स्क्वायर सेक्शन, दोनों का सेम होगा। और दूसरा है एच सेक्शन, एच सेक्शन, इसका सेफ फैक्टर होता है रेक्टेंगल के निकाले थे 1.5, ये रेक्टेंगल है। फिर जो है सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का सेफ फैक्टर होता है 1.7। मतलब 1.7 या 1.5 या 1.27 का मतलब क्या है, ये कि 27% स्ट्रेंथ जो है वो रिजर्व रख रहा है, वो जो है 70% स्ट्रेंथ जो है वो रिजर्व रख रहा है ना। इसी तरह एक होता है डायमंड सेक्शन, ये डायमंड सेक्शन हो गया, डायमंड सेक्शन। डायमंड सेक्शन का सेफ फैक्टर होता है 2। फिर आपके पास होगा, लास्ट में लिख रहा हूं यहां पर, ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, इसका सेफ फैक्टर होता है 2.34। देखिए आप किसी भी स्ट्रक्चर में ये नजर नहीं आता, ट्रायंगुलर सेक्शन या डायमंड सेक्शन, इस तरह का सेक्शन आपको कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि देखिए ये सबसे बेकार, ये सब एकदम बेकार सेफ है ना। इस प्रकार से सेफ फैक्टर का काम तमाम कर दिए हम लोग। कल फिर और बात करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सर टी सेक्शन में क्या चीज, टी सेक्शन, जोर से बोलिए। सर टी सेक्शन, टी सेक्शन का निकालना पड़ेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका निकाल कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, आज यहीं तक रहेगा।
कल फिर मिलते हैं हम लोग उसी वक्त में। आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन देने के बाद आपका होमवर्क मिलेगा। फिक्स होता है सर, हैं? इतना जो लिखे उतना का फिक्स होता है। क्या बोल रहा है? सर बोल रहे हैं कि जो बोर्ड में लिखे हुए हैं उसका का फिक्स होता है सर। हाँ, जो लिखे हुए हैं बोर्ड पर वो फिक्स है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल डिफाइंड शेप है ना। ट्रायंगल जो आपका पी सेक्शन है ना, वो एक्चुअली 2 सेक्शन से मिल के बना हुआ है, इसीलिए वो कंपोजिट सेक्शन हो गया। कंपोजिट सेक्शन का आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट सब ले लिया है? नहीं सर, सर आप बीच में हैं इसीलिए नहीं ले हम तो बोले थे लेना है, ले लो। लिए सर। ठीक है, हम देखते हैं कल, नहीं तो परसों तक क्वेश्चन देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम लोग बिना होमवर्क का तुम लोग छुट्टे घूम रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। तो फिर ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। चलो सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सर। Recording